तो आज आपने अभी ये पॉलिटी की क्लास आपकी हुई है। अभी कुछ लोग चले गए हैं क्या? बेटा बस एक मार्कर और लेके आता हूँ। कल थोड़ा सा हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और एक ओवरऑल चर्चा की थी कल, और ये हमने कहा था कि हम यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो कल हमने चर्चा की थी प्रीलिम्स की, और प्रीलिम्स के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे हमने, कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़ना होता है, और साथ ही हमने ह्यूमन राइट के बारे में कुछ बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने बताया था कि कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो आज हम यूनिट 10 से शुरुआत करेंगे। आपका ये लेक्चर यूनिट 10 का रहेगा, और यूनिट 10 खत्म होने के बाद हम 8, 9, 10 तीन यूनिट हम पढ़ेंगे इस क्लास में। 8, 9 और 10 आपको पता है कौन कौन सी यूनिट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में? जानकारी है? कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी जानकारी। पता नहीं बेटा, हम ऑनलाइन क्लासेस में उतने फैमिलियर नहीं हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक। बेटा एक बार आओ, बताओ नाम क्या है आपका? आज था बेटा आपका नाम? बैठ के आपका नाम? साक्षी। तो बच्चों कल हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है। बेसिकली इस बार 2020 और 2021 का सिलेबस 10 भागों में उन्होंने बांट दिया, और आपको बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या टॉपिक है और आपको क्या क्या पढ़ना है। और प्रीलिम्स के लिए एक तरीके से उन्होंने 10 भागों में बांटने का मतलब एक भाग से 10 क्वेश्चन, है ना। तो 10 पार्ट में से पहला पार्ट था मध्य प्रदेश, कल जो मैंने बताया था कि ओवरव्यू। हाँ, एमपी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री लिटरेचर मध्य प्रदेश से संबंधित था। तो कुल मिला के ये 1, 2, 3, 4 कल मैंने 5 डिस्क्राइब किए थे। इन 10 पार्ट में आपकी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, उसके अलावा आपको साइंस और एनवायरनमेंट पढ़ना होता है, विज्ञान और पर्यावरण पढ़ना होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ई कॉमर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ई गवर्नेंस के बारे में हमें जानना होता है। और इस बार इस सिलेबस में एक बदलाव किया गया था, और वो था प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट 10, 10वीं यूनिट इस बार नई जोड़ी गई है।
नई जोड़ी गई है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ी चर्चा पहले करनी होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हम हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन थोड़ा जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट 10 क्या थी। यूनिट 10 में आज हम एक संस्था के बारे में जिक्र करेंगे। बेटा मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और 8th, 9th, 10th यूनिट, जिसमें 8th यूनिट में आपके करंट अफेयर्स उन्होंने स्पेशली दिया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन, और आपको ये 10वां पार्ट, और इसके अलावा हिस्ट्री, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी के सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे पैरेलली, जैसे ख़त्म होता जाएगा दूसरा शुरू हो जाएगा। तो यूनिट 10 में बेसिकली उन्होंने इसलिए इसको दिया था कि किसी भी सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस राज्य से बिलोंग करते हैं या जिस राज्य में आप पोस्ट होने वाले हैं किसी पद पे, तो आपकी सहायता के लिए या लोगों की सहायता के लिए भारत देश में किन किन इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं को बनाया गया और क्यों बनाया गया और कब से ऐसा चला आ रहा है। तो मैंने कल 1948 से शुरुआत की थी। 1948 में मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन बताया था मैंने, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन बताया था, उसके साथ एक एग्जाम्पल दिया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अब हमारे लिए हो सकता है ये संस्थाएं नई हों। यूनिट 10 में आपको बेसिकली बताया गया कि आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा पढ़ें। इलेक्शन कमीशन समझते हैं आप, चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी जिसका एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके अलावा कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, महिला आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीति आयोग। तो ये जो आयोग हैं या ये जो कमीशन है ये क्या है और क्यों आए अस्तित्व में, तो इसकी हम थ्योरी बिल्कुल शुरू से आपको बताते हैं, शून्य से, कि क्या होते हैं आयोग या ये कमीशन। नाम तो सुने ना आपने भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया होगा? इलेक्शन कराने के लिए। तो हमें ये पता कब चला? जब हम इंडिपेंडेंट हुए और हमने अपना संविधान बना लिया 1950 से। 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास था जिसके आधार पर हमारे भारत देश का शासन होना था। तो 1950 में हमने वो सारी चीज़ें अपने संविधान में रख ली जिनका किसी देश को चलाने में उपयोग होता होगा, है ना। हमने अपने नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को काफ़ी सारे राइट्स दिए। हमने हिंदुस्तान को सुप्रीम कोर्ट दिया, हमने मतलब संविधान ने। हमने भाई शासन प्रणाली बताई कि शासन कैसे चलाया जाएगा। तो एक शब्द आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक जो शब्द है लोक प्रशासन कहते हैं इसको, और ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता है यूपीएससी का या एमपीपीएससी का पहले होता था, वैकल्पिक विषय, यानी कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अब ये लोक प्रशासन मतलब पब्लिक के ऊपर पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेट करना, पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। तो ये असल में शब्द क्या होता है? लोक प्रशासन का मतलब होता है कि हमारे भारत देश में दो तरह के प्रशासक होंगे। एक तो वो जिनको जनता चुनेगी, उनका काम क्या होगा? वो भारत देश के लिए प्लानिंग करेंगे, वो कुछ नीति बनाएंगे, कानून लेके आएंगे, हमारे भले के लिए कुछ नीतियां बनाएंगे, और उनको एग्जीक्यूट करने का काम सिविल सर्वेंट करेंगे। क्या करेंगे? सिविल सर्वेंट, यानी कि आप जो बनने वाले हो, लोक सेवक करेंगे। तो कुल मिला के हमारे भारत देश में लोक प्रशासन का मतलब मंत्री या नीति निर्धारित करते हैं और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त लोग उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक सेवक करेंगे क्या? उनको किसी न किसी पद पर, पोस्ट पर बिठाया जाएगा, है ना। तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है कि नहीं?
अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, वो एग्ज़ाम कराती हैं, और एक सेंट्रल की एजेंसी है एक तरीके से यूपीएससी। तो जब हम ये एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इसी तरीके से यूपीएससी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम अपने लोगों पर प्रशासन करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोग चाहिए, जो हमने शब्द बोला, जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कुछ सीखा होगा, जो दूसरे लोगों से अलग कहलाते होंगे। और अगर उन्होंने सीखा है तो ये हम चेक करेंगे, हम चेक करके बताएंगे कि आप हमारी नीतियों को एग्जीक्यूट करने लायक हैं कि नहीं, है ना। तो ये चेक करने के लिए ये बना दी हमने, ये कमीशन बना दी है यूपीएससी एमपीपीएससी। इसी तरीके से एक कमीशन है एनएचआरसी, जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप लोग जानते हैं इस कमीशन के बारे में? हाँ बेटा, आप में से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? आप इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब होता है मानव अधिकार आयोग। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है या टॉपिक है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये काम क्या करता है। और अगर हम लोक सेवक हैं तो हमें पूरा पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे कुछ राइट्स हैं, उनमें एक ऐसा राइट है जो किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, वो हमें जन्म से मिल जाता है। हमारी ज़िंदगी पर सिर्फ हमारा अधिकार है, न तो कोई हमारी जान ले सकता है, ना हमें कोई बाध्य कर सकता है अपने साथ ले जाने को, गुलाम बना सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और वो पूछेगा ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बोल सकते हो ये मेरी लाइफ है, इट्स माई लाइफ। तो ये जो राइट है ये किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, ये एकदम ये समझ लो गॉड ने हमको दिया है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट। इसकी प्रस्तावना मैंने कल आपको बताई थी, तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ बताता हूँ, और इसके माध्यम से आपको आज पता चलेगा कि जो मैंने पहले शब्द बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है या स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो मैं इसकी हेडिंग डालता हूँ, हम पढ़ने वाले कौन सी यूनिट नंबर 10, जिसमें इस तरीके के जो मैं आयोग बता रहा था, लगभग 15-16 आयोग आपको पढ़ना है और याद करना है। तो पहला अपना फोकस है, आप इसको समझेंगे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको पढ़ाने वाली हर चीज़ को मैं आपको कंठस्थ यानी कि याद कराऊंगा, है ना बेटा। तो यूनिट 10 में एक एनएचआरसी नाम की संस्था है, जिसको मानव अधिकार आयोग कहते हैं। और जैसे ही इस शब्द को बोलते हैं तो हमारे मन में 3 प्रश्न आते हैं कि ये कैसी संस्था है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया था। संविधान का मतलब समझे आप? आपकी क्लास पॉलिटी की चल रही है, हमें संविधान मिल गया, संविधान में हमने बहुत सारे चीज़ें बना दी भाई, पार्लियामेंट बना दी, है ना। पार्लियामेंट बना दी मतलब संसद बना दी, जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा हो गया, है ना। और संसद प्रेसिडेंट साहब से मिलकर भी बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसी तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, पीएम का पद बना दिया, है ना। हमने अलग अलग पोस्ट बना दी कि पीएम, सीएम, गवर्नर, ये सारी चीज़ें काहे में लिख दी? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वो सभी बातें वो सभी आयोग या वो सभी कमीशन जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब स्थान दिया गया है पहले से, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। आप आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में, राम सर जो आपकी अभी क्लास लेके गए हैं वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चुनाव आयोग का डिस्क्रिप्शन आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच दिया गया है। इसका मतलब इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कहा है सरकार वो करके देगी, ठीक है। समय बीतता गया, वक्त बदलता गया, हमें अपने देश की कमज़ोरी पता चली, हमें ये पता चला हमारे देश में क्या खामियां हैं, कमियां हैं, लोगों को किस बात की ज़रूरत है।
अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं को आधार बनाते हुए हमने उनके सॉल्यूशन निकालने की सोची, और जैसे जैसे हमें सॉल्यूशन मिलते गए तो जो संविधान में लिखा है उसके अलावा हम संस्थाएं बनाते गए। मेरी बात समझ रहे हैं? पहली बात तो वो संस्था होंगी जो कौन सी कहलाएंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनका डिस्क्रिप्शन काय में दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में, आर्टिकल में बताया गया है कि भाई एक आयोग होगा जिसको इलेक्शन कमीशन कहा जाएगा, और वो कैसे आर्टिकल में दिया गया है? 324 से 329। इसका मतलब ये कौन सी संस्था कहलाई? चुनाव आयोग कौन सी संस्था कहलाई? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जितनी चीजों का उल्लेख 1950 में कर दिया गया था उन संस्थाओं को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जब हमें आवश्यकता पड़ी कुछ और चीजों की तो हमने क्या किया? कानून लेकर आए, या इसको एक्ट कहते हैं। इसको आप आसानी से समझ सकते हो। अभी हिंदुस्तान में कृषि बिल आया है। हाँ, सबसे पहले क्या आता है? बिल आता है। कौन सा? एग्रीकल्चर बिल आया है जिस पर कितनी चर्चा चल रही है। CAA NRC बिल आया है, और कई बिल पास होते हैं हमारी संसद में। बिल पास होते हैं ना, पहले कहाँ होते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत मिल जाता है तो वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। उसके बाद सरकार किनके पास ले जाती है? राष्ट्रपति जी के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर उसमें हो जाते हैं, उस बिल को ऑफिशियल गैजेट पर पब्लिश कर दिया जाता है, और वो एक कानून बन जाता है देश के लिए। ठीक है? जब किसी कानून के बनाने के माध्यम से, इस प्रोसेस से किसी भी कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, गठन होता है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। या सांविधिक संस्था। एक तो संवैधानिक हो गई जिसका उल्लेख काय में किया गया है? संविधान में। और दूसरी, जिन चीजों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था और हमें जरूरत पड़ी, देश को जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने क्या बनाया? संसद। कि मूल बात तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है, फिर हमने आपको एक पार्लियामेंट दे दी है। आपको अगर जरूरत पड़ती है किसी कानून को लाने की तो आप उनको इस प्रोसेस के माध्यम से फॉलो करिए। कैसे भाई? लोकसभा में लेके जाइए, राज्यसभा में लेके जाइए, प्रेसिडेंट की अनुमति लीजिए और फिर लागू कर दीजिए पूरे देश में, या जो भी आपको करना हो। तो ऐसे कानूनों के माध्यम से बनने वाली संस्थाओं को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन बच्चों, कभी और कई बार ऐसी स्थितियां बनी है हमारे देश में जब बहुत जल्दी में हमें कोई चीज लेके आनी है, और जल्दी में लेके आने की चीज का मतलब न तो उसका उल्लेख काय में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। न हमारे पास समय है या हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए क्या लाया जाए? बिल। तो सरकार क्या करती है? सिर्फ एक आदेश पारित कर देती है, ऑर्डर, कि भाई हमें एक संस्था चाहिए जैसे कि CBI, क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI सुना है? तो क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI एक ऐसी संस्था है जिसका न तो संविधान में जिक्र किया गया है और न ही उसके लिए कोई कानून लेकर आए हैं। सरकार ने क्या किया कि हमें एक जांच एजेंसी चाहिए, एक राष्ट्रीय स्तर की, जो हमारे अंडर में ही काम करे और इसका फॉर्मेशन भी हम ही करें। तो एक आदेश से वो एक CBI लेके आए। ऐसी बनने वाली सारी संस्थाओं को हम कहते हैं संविधानेतर संस्थाएं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हमें कुल मिला के ये 3 तरह की बॉडीज पढ़नी है, और हमें ये पता होना चाहिए कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी है और कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैसे क्लियर है ना बेटा? तीनों बॉडी कैसे हम पहचानेंगे? जिनका उल्लेख, जैसे हम जब पढ़ाएंगे आपको और हम बोलेंगे कि बेटा इसके बारे में हमें संविधान से पता चलता है, संविधान के इस आर्टिकल से पता चलता है,
तो आपको तुरंत पता चल जाएगा वो कौन सी बॉडी कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जैसे ही हम आपको बताते हैं कि बेटा एक एक्ट आया था और उस एक्ट को सरकार ने संसद से पास करवाया था और उस एक्ट के माध्यम से एक कमीशन बनाया गया, तो आप समझोगे वो कौन सी संस्था कहलाएगी, सांविधिक संस्था। और जब न तो मैं संविधान की बात करूंगा ना किसी एक्ट की बात करूंगा, डायरेक्ट कोई संस्था आ गई जैसे योजना आयोग या नीति आयोग, अभी आपने सुना था योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग। ये ऐसे ही नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ उन चीज़ों में किया जा सकता है जो सरकार के हाथों में है। सरकार के हाथों में सिर्फ सरकारी आदेश होते हैं, तो वो कहलाएंगे संविधानेतर संस्थाएं। ठीक है, आज हम आपको इस प्रोसेस के बारे में बताते हैं क्योंकि ये इजी प्रोसेस है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, बड़ी होती है, इसके लिए पूरा एक कानून लाना पड़ता है। तो आज हम बताते हैं कानून होता क्या है, कानून किस तरीके से पब्लिश किया जाता है या ड्राफ्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। हम आपको कृषि कानून के बारे में भी एक क्लास में बताएंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही है या गलत है। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, पता है अगर पता है बच्चों तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। NHRC जो मैंने शब्द लिखा, अभी लिखने वाली कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ, बस ये 3 चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब जो बोर्ड में पूरा लिखूंगा वो एक कानून के बारे में, देखो यहाँ हेडिंग मैंने डाली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हमारे दिमाग में आया, मैंने आपको बताया कि बेटा एक कमीशन बनाना था। क्यों बनाना था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को शाबाश बेटा, यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक घोषणा पत्र। और इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के माध्यम से यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों को कहा कि आप अपने अपने जगह, अपने अपने देशों में कुछ ऐसे कानून लेकर आइए जिससे आपके नागरिकों के हितों की रक्षा अच्छी तरीके से की जा सके। हमने कहा कि सर हमने अपने देश के नागरिकों को सभी अधिकार दे दिए हैं, हमने उनको मूल अधिकार दे दिए हैं, मौलिक अधिकार दे दिए हैं, हमने उनको नीति निर्देशक तत्व दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इसके लिए यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कुल मिला के 30 बातें थी। कितनी बातें? कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन कहलाती हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन। और इसी में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ऐसी चीज़ें उठने लगी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ा भयानक था बेटा, दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध इतना भयानक नहीं था, दूसरा विश्व युद्ध इसलिए भयानक था कि उसमें पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, शहर ही नष्ट हो गए। शहर नष्ट होने के अलावा लाखों लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा या कहीं दूसरे देश में फंस गए। अब दूसरे देश में फंस गए तो उनको प्रताड़ित होना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ऐसे लोग जो दूसरे देशों में चले गए हैं उनका क्या हश्र होता होगा, तो उन्होंने सबसे आह्वान किया कि कृपया करके सभी देश किसी दूसरे देश के नागरिकों को अगर वो उनके देश में है तो उसको प्रताड़ित ना करें, आप उनको नागरिकता दें, क्योंकि वो है तो नागरिक। क्यों दें नागरिकता? क्योंकि उसका अधिकार है कि वो जिंदगी जिए, चाहे आपके देश में या हमारे देश में। अगर आप उसको नागरिकता देंगे तो क्या होगा, वो कमा पाएगा, खा पाएगा, रह पाएगा, स्वतंत्रता के साथ जी पाएगा, गरिमा की जिंदगी जी पाएगा जिसमें उसको खुशी होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके खुद के अधिकारों का उल्लंघन है। तो सबको उन्होंने एक तरीके से क्या किया, आह्वान किया। आह्वान करने के बाद उन्होंने शपथ दिलवाई कि हाँ आप सभी देश शपथ लीजिए कि हम अपने अपने देश में ऐसा ऐसा प्रोविज़न करेंगे। हाँ बेटा, तो शपथ दिलवाई। इस 1966 में इसको इंटरनेशनल कोवेनेंट्स बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं कि हम अपने अपने देश में
मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए संस्था या ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे ह्यूमन राइट को हम बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए, है ना बच्चों। तो 1966 में ये बात कही गई और 10 साल बाद 1976 से पूरे विश्व में इसकी शुरुआत हो गई। हमारा भारत थोड़ा पीछे रह गया बेटा। एक ऐसा साल आया 1993, कौन सा साल, 1993, जब भारत में आतंकवाद एकदम से बढ़ गया। आतंकवाद बढ़ गया और आतंकवाद के कारण मुठभेड़ बढ़ गई तो एनकाउंटर्स होने लगे। एनकाउंटर होने लगे तो कई निर्दोष लोग भी मरने लगे। निर्दोष लोग मरने लगे तो वो कहने लगे कि हमारी जिंदगी पर आपका कैसे अधिकार हो गया। अगर हम आतंकवादी होंगे तब आप हमको मार सकते हैं, लेकिन अगर हम आतंकवादी नहीं हैं तो आपने हमारी जान कैसे ले ली। और अगर आपने जान ले ली तो हम प्रश्न किससे करेंगे कि हमारे अपने की जिंदगी आपने चलो गलती में ले ली। आपने बोला कि भाई हम क्या करें, 2 आतंकवादी छिपे थे, हमने गोली मारी तो एक तीसरा मर गया, तो हम एक की चिंता नहीं करेंगे, हमें बाकी सारे लोगों की चिंता है। लेकिन क्यों उस एक की जिंदगी इतनी आसान कैसे आपने समझ ली? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? जो मैं कल एक एनकाउंटर के बारे में बता रहा था वो जम्मू कश्मीर में इसी 90 के दशक में हुआ था। और उस एनकाउंटर में क्या हुआ, 93 के जस्ट बाद हुआ, वो 93 के जस्ट बाद। 1993 में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक एनकाउंटर हुआ 1993 के बाद, 94-95 के समय में, कि एक टुकड़ी, सेना की टुकड़ी ने मार दिया कुछ आतंकवादियों को आतंकवादी समझ के। लेकिन इस बार लोगों ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। इस बात की शिकायत करने के लिए एक संस्था नजर आ गई 1993 के बाद। 1993 से पहले ऐसी कोई संस्था थी ही नहीं कि भाई सरकार की शिकायत कर रहे हैं सीधे, कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। उससे पहले हम कहाँ शिकायत करेंगे? पुलिस में। पुलिस किसके अंडर काम करेगी? सरकार के अंडर काम करेगी। तो अपने ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकती है? तो ऐसी संस्था की जरूरत हुई कि अगर भाई आर्म्ड फोर्सेस ही क्यों ना हो, हमारी सेना क्यों ना हो, कि उस मुठभेड़ के बाद बेटा क्या हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस समय अस्तित्व में आ चुका था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस समय एक्सिस्टेंस में आ चुका था। वो शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंची। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को कि आप बताइए ये एनकाउंटर फर्जी है या नहीं है, और अगर ये एनकाउंटर फर्जी है तो आप जांच कीजिए। आपने अगर जांच गलत की तो हम अपनी जांच करेंगे, और हमारी जांच में अगर ये पाया जाता है कि आपके फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, तो हम सजा आपको दिलवा के रहेंगे। और उस समय सरकार कैटेगरी में आ जाती है। सरकार कैटेगरी में आ गई, ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा हो गया। बात समझ गए आप लोग? तो बेटा ये संस्था बन गई। इस संस्था के बाद उस सेना की टुकड़ी का कोर्ट मार्शल हुआ, 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। मेरी बात समझ? और ये एक्शन किसने लिया? केंद्र सरकार ने। क्यों लिया? क्योंकि ये साबित हो गया था कि वो एनकाउंटर फर्जी था। उस समय जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा, सुरक्षा बल एकदम से फ्री हैंड हो गए। फ्री हैंड हो गए तो अब डर भर गया लोगों में। लेकिन जैसे ही NHRC आया तो अब उनके हाथ थोड़े बंध गए। तो ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। NHRC जैसी संस्था की जरूरत महसूस की गई। पूरे विश्व में कब से प्रयास हो रहे थे? 10 दिसंबर 1948, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, सार्वभौमिक घोषणा कि भाई किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को बांध के नहीं रखा जा सकता है, बेशक जेल ही क्यों ना हो, उसको अंदर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसको मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाना चाहिए अगर वो आपके संरक्षण में है तो। समझ रहे हैं आप लोग? उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, मानव तस्करी नहीं की जाएगी। तो ऐसी कई सारी बातें दूसरे देशों के लिए उन्होंने कही कि इनको अपने अपने स्तर पर लागू करो। तो भारत देश ने इन सबको लागू करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। और ये कब आया था बेटा? 1993 में। हाँ बेटा, अब हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करेंगे। अब जब हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही है, और कैसे छवि खराब होती है बेटा? कि कोई एक देश है, मान लो पाकिस्तानी, अब उसने बोला कि हम तो अपने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और भारत देश को देखिए, इनके सेना के जवान
हमारे आम नागरिकों को जबरन मारते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर बात पहुंचाते रहते थे। अब इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रॉमिस कर चुके थे कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, पर उन्होंने पूछा आप क्या हितों की रक्षा कर रहे हो भाई साहब? अगर आपके यहाँ लोग मर रहे हैं तो कैसा ऐसा कोई आयोग है कि उन पर प्रश्न चिन्ह उठा सके? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। 1993 एक ऐसा साल था बेटा, इस समय हमारे यहाँ ऐसा कानून होना ही चाहिए था। अंतिम साल समझ लो 1993, अदरवाइज हमारी जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होने वाली थी। तो 1993 में बेटा मार्च में इसको एक्ट बनाया सरकार ने। किसको बोला? लोक सेवकों को बोला। किसको बोलेगी सरकार? लोक सेवक, IAS ऑफिसर्स, कि भाई ये पढ़ लो, यूनाइटेड डिक्लेरेशन पढ़ लो और दूसरे देशों में कैसे कैसे कानून है उनको देखो और अपने यहाँ कानून बनाओ, जल्दी से फटाफट तैयार करो। उन्होंने तैयार किया। मार्च में इसको पार्लियामेंट में रखा गया। ठीक है बेटा, मार्च से आते आते बहस होते होते या रखा नहीं गया या सत्र ही नहीं चला, तो दोनों सेशन निकल गए बेटा। मॉनसून सेशन निकल गया, विंटर सेशन निकल गया, कोई सेशन ही नहीं था और साल खत्म होने वाली थी। हमारे देश में जब ऐसा होता है ना बेटा, कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश में किसी कानून की आवश्यकता है, सेशन चल नहीं रहा, देश को एक कानून की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति जी को एक पावर हासिल है, एक राष्ट्रपति जी को शक्ति हासिल है जो हमारा संविधान ही उनको देता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है बेटा। आर्टिकल का मतलब समझते हो? 1, 2, 3 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद का मतलब समझते हो? मैंने कोई नियम बनाए। नियम नंबर 1, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ये काम करेगा। नियम नंबर 2, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दूसरा काम करेगा, ये संस्था होगी। तो इस तरीके से हमने 395 आर्टिकल्स बनाए थे उस समय, है ना बेटा? तो उनमें से एक आर्टिकल था 1, 2, 3 जो प्रेसिडेंट साहब को एक पावर देता था जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। और ये किसको पावर मिली है? प्रेसिडेंट को कहा गया है कि अगर देश को किसी कानून की जरूरत हो और संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 का यूज करके कानून को डायरेक्ट लागू कर सकते हैं। समझ रहे हो? बिना संसद से पास कराए कानून को डायरेक्ट उन्होंने लागू कर दिया बेटा। ये कब लागू किया? ये एक डेट थी, इस डेट को याद रखना है, 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 का वो दिन था जब राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और एक कानून हमारे देश में लागू हो गया जिसका नाम क्या था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। पहली बात, कौन सा कानून है ये? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये कैसे आया अस्तित्व में? राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। क्यों जारी करना पड़ा राष्ट्रपति जी को ऑर्डिनेंस? क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा था। तो उनके एक अध्यादेश के बाद ये पूरे देश में लागू हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी वैलिडिटी होती है। हाँ, कितनी वैलिडिटी होती है? 6 महीने 6 सप्ताह, 6 मंथ्स 6 वीक्स। क्यों होती है वैलिडिटी? क्योंकि अभी कोई सेशन नहीं चल रहा। हाँ, नेक्स्ट सेशन यानी कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला 6 महीने के अंदर अंदर सेशन हो जाएगा और ये बिल पारित प्रोसेस से हो जाएगा। अगर इसको प्रोसेस से पास नहीं करेंगे तो ये संविधान का उल्लंघन कहलाएगा। भाई आपको पावर दी है कि किसी एक्सेप्शनल केस में आप ऑर्डिनेंस जारी करो, अदरवाइज क्या होगा बेटा? राष्ट्रपति जी हमारे देश का नाम मात्र का प्रमुख होता है, उनके पीछे कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो प्रधानमंत्री अपने मनमाने ढंग से कितने भी कानून लेके आ सकते थे। इसलिए वैलिडिटी रखी गई कि 6 महीने 6 सप्ताह में अगर ये कानून संसद में पास नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटा इस प्रोसेस को पूरा किया गया। जैसे ही अगला सेशन आया 8 जनवरी 1994 को इसको पार्लियामेंट से विधिवत अनुमति मिल गई।
संसद में ये क्या हो गया, पास, पूरी प्रोसेस से, कि लोकसभा में पहले पास हुआ होगा, फिर राज्यसभा में पास हुआ होगा, और ये 8 जनवरी की तारीख बेटा कौन सी है, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने साइन की होगी। ठीक है बेटा। अब ये कानून क्यों लाए, इसके 3 एम थे, उद्देश्य। सबसे प्रमुख एम था कि हम एक नेशनल लेवल का ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये कमीशन बनाना है और राज्यों के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे, सभी स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे। और इनको बनाने का उद्देश्य था फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए। हाँ हाँ उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गई थी संसद में। हाँ बेटा हो गई थी। नहीं अब उन, हाँ जैसे सितंबर था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सेशन शुरू हो गया नॉर्मली, और इससे पहले सेशन जुलाई में हुआ होगा, जुलाई में ख़त्म हो गया होगा, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त में ख़त्म हो गया होगा, फिर सेशन नहीं था कोई सितंबर में, और सितंबर के बाद अगला सेशन जनवरी में था, तो वो पूरा साल निकल जाता। अपन सीधे कब कर पाते, 1994 में, लेकिन हमें 1993 में उस समय करना ही था, इसलिए प्रेसिडेंट साहब ने बीच में ही उसको ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया। अब 6 महीने के दौरान हो जाए तो ठीक है, अगर मान लो पास नहीं होता बेटा तो अगले सेशन में जाता, अगले सेशन में भी पास नहीं होता, ये खत्म हो जाता। समझ गए। तो याद रखना, मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए हम ये एक्ट लेके आए, और मानव अधिकारों का अधिक अच्छा संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कुछ अतिरिक्त चीज कर दी इस दिशा में। इससे पहले हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, संविधान करता है। तो हम कह सकते हैं दुनिया को कि हमारा संविधान तो है ही, लेकिन हमने बेटर प्रोटेक्शन के लिए क्या लेके आ गए, कुछ कमीशन लेके आ गए। ठीक है बच्चों। तो हम बताते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये एक्ट है क्या। हाँ बिल्कुल 100%। देखो दोनों ही सदन बहुत ज़रूरी है। लोकसभा में सबसे पहले प्रस्ताव पारित करना ही होता है, और ये दो द्विसदनात्मक व्यवस्था करने की और भाई कोशिश इसलिए भी की गई होगी कि मान लो अगर लोकसभा में बिल पास हो गया, चुने हुए लोगों ने बिल पास कर दिया, और हो सकता है उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार हो, विपक्ष का कोई रोल ही न रह जाए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला एक उच्च सदन भी होना चाहिए, कम से कम वेरीफाई कर ले इनकी बातों को। जैसे आज की स्थिति, आज की स्थिति में क्या है, मोदी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में है, अगर वो चाहे, अगर लोकसभा से पारित हो जाए तो फिर वो राज्यसभा कभी जाए ही नहीं। नहीं, उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा से बड़ा कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है ना। 5 साल बाद दूसरी सरकार आ गई तो लोकसभा खत्म। लेकिन ओके, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन वो क्लास आपकी जस्ट पहले चल रही है और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। मैं आपको चूंकि जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उसके बारे में बेसिक चीज़ें बता दूंगा। ये कानून थोड़ा अलग है, और वो जो आपका टॉपिक है कि लोकसभा के बारे में पढ़ना, लोकसभा का फॉर्मेशन और राज्यसभा का फॉर्मेशन, वो आपका शुरुआत कहाँ से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने से। वहाँ से कहाँ से पढ़ोगे आप, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हुए आएंगे कि भाई उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे बना, क्यों बना, और पहले क्या उल्लेख था। स्टेप बाय स्टेप आप जब आएंगे कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा लोकसभा कब आएगी। तो ये बातें आपको आज ही याद कर लेना है, बस इतना याद रखना है। लोकसभा है जिसमें 545 मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, है ना। इलेक्शन के बाद चुने हुए लोग कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। और राज्यसभा क्या होती है, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष उससे मतदान से नहीं होता, चुने हुए लोग ही उनको चुनते हैं राज्यसभा को। ठीक है। तो इसलिए इसमें किसी विशेष दल का वो नहीं होता योगदान कि भाई किसी एक दल के ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसमें दोनों दलों के मिक्स लोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट मनोनीत कर देते हैं राष्ट्रपति जी, है ना। तो इसकी पूरी प्रक्रिया आप पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आप अभी किसके बारे में पढ़ रहे हो कि कानून क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक्ट क्या होता है। तो
इस एक्ट में यानी कि इस कानून में 43 बातें बताई गई हैं। कितनी? और इन बातों को हम सेक्शन कहते हैं या धारा, है ना। कितने सेक्शन बताए गए हैं? 43। और इन सेक्शंस को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया है और वो कुल मिला के कितने चैप्टर हैं? 8। कितने चैप्टर हैं? 8 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। देयर आर 8 चैप्टर्स एंड 43 सेक्शन इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जिसका एम क्या है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और हम हर एक स्टेट के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे। क्योंकि फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको मिटाते जाऊं थोड़ा थोड़ा मैं। अब देखो 2 डेट मैंने यहां लिखी, जो बात याद करने वाली है मैं लिखता रहूंगा। 28 सितंबर को क्या हुआ बेटा? 28 सितंबर को अध्यादेश आया, ऑर्डिनेंस आया। ठीक है, और चूंकि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी रहती है इसलिए हमने इसको पार्लियामेंट में कब पास कराया? अगले सेशन में, है ना। वेरी गुड, ये 2 डेट आपके लिए याद हो गई। ये एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न ये भी है कि भाई राष्ट्रपति जी को ऑर्डिनेंस देने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है? 1, 2, 3 आदेश दे दिया। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 से राष्ट्रपति जी को कौन सी पावर मिली हुई है? अध्यादेश देने की, ऑर्डिनेंस देने की। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब कोई सेशन नहीं चल रहा होता है और देश को किसी कानून की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। 1, 2, 3 आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 यानी कि 123। अध्याय नंबर 1 हमेशा किसी भी कानून का इंट्रोडक्शन देता है जिसमें उसका शॉर्ट टाइटल होता है, संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार होता है और उसका प्रारंभ होता है, कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंस। शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार और प्रारंभ। इसमें सेक्शन 2 में जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन करना अति आवश्यक होता है। डेफिनेशंस, जैसे एक एक्ट है, ये अध्याय कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। इसमें कितने सेक्शन है? सिर्फ 2। पहले सेक्शन में क्या बताया कि भाई इस कानून का नाम क्या होगा? शॉर्ट टाइटल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका विस्तार यानी कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, तो आप कहोगे ये कहाँ कहाँ लागू होगा? पूरे भारत में। और डेट ऑफ कमेंस, इसके लागू होने की तिथि, यानी कि कब से इसको इन्फोर्स किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारे पास डेट कौन सी है? ये 28 सितंबर 1993। उल्टा हुआ यहाँ पे। पहले क्या होता था? नॉर्मली कानून को संसद में पास कराना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। उसके बाद वो किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, कि अब इसको आप लागू कर दो। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ पहले ही क्या कर दिया गया? इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि उस समय जरूरत थी, फिर इसको पास किया गया। समझे? तो याद रखना ये चीज। दूसरे में इसमें कुछ टर्म्स हैं बेटा जिनको डिफाइन किया गया है। जैसे सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लगाम हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर लगी, सशस्त्र बलों पर, जो हमारी तीनों सेनाएं हो गई, है ना बेटा। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, या और भी जो फोर्सेस हो गए, CRPF, ये सब सुनते हैं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। आर्म्ड फोर्सेस। एक शब्द है इसमें चेयरपर्सन, जिसका मतलब होगा अध्यक्ष। ABC, इस तरीके से इसमें M N तक है। देखो
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जल्दी जल्दी ये आप नोट करते जाओ, फिर अपन इसको याद कर लेंगे। और आज की अपनी उपलब्धि ये होगी कि हम इन 2 सेक्शंस को याद कर लेंगे और 2 मिनट में याद करा देंगे। आयोग, सबसे पहले क्या लिखा, लिखते जाओ आप लोग। आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बल, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र इसको कहेंगे, ऐसा समझो। मेंबर्स, सदस्य, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, है ना, चेयरपर्सन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, चेयरपर्सन नहीं कहेंगे, या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी। हाँ अभी बता दूंगा, एक बार नोट कर लो, फिर मैं सारी चीज़ बता दूंगा। नहीं बस याद कराऊंगा, क्योंकि बस ये याद होना चाहिए किस प्लेस पर क्या है। मैं कल बताऊंगा क्योंकि आपको जाना है, मैं भी लेट हो गया। सबसे पहले चेयरपर्सन कमीशन ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, 2 मिनट में बता दूंगा। IA में नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये सेक्शन 1 का है सर? ये सेक्शन 2। नहीं उधर से है। कौन सा? जो आपको भी दिख रहा है। ये सेक्शन नंबर 2 में ABCDEFGHI, फिर I में एक बाद में जोड़ दिया गया A, फिर J नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिसूचना या नोटिफिकेशन, L मतलब प्रिस्क्राइब्ड या विहित, अभी बोल दूंगा मैं, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। बस अब देखो 2 मिनट में आपको ये सब चीज़ें बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कहाँ तक लिखी बेटा? एंड तक। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो इस कानून में यूज़ की गई है, और इसको अगर डिफाइन न किया जाए तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। इसलिए आगे कोई भी विषय ऐसा ना बने कि भाई आपस में विवाद की स्थिति बने कभी भी। इसलिए स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि भाई अगर इस कानून में कहीं अध्यक्ष शब्द लिखा है या चेयरपर्सन लिखा है तो उसका क्या मतलब समझा जाएगा, कमीशन का मतलब क्या समझा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई। विशेष बात ये है कि आपको इसको सीरियल वाइज याद रखना है कि ए पर क्या है, बी पर क्या है और सी पर क्या है। ठीक है, कहाँ तक है ये? एंड तक। तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद करना। देखो सशस्त्र बल से मतलब क्या होता है कि तीनों सेनाएं, ठीक है, जहां जहां अध्यक्ष यूज होता है, चेयरपर्सन शब्द लिखा होगा,
तो या तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष होगा या वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन होगा, है ना। ह्यूमन राइट का मतलब वो अधिकार जो हमें जन्मजात मिलते हैं, कोई हमें देता नहीं है। ह्यूमन राइट कोर्ट का मतलब कहा गया कि हर जिले में एक ह्यूमन राइट कोर्ट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ह्यूमन राइट कोर्ट। ऐसे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि 1966 में सभी देशों को क्या क्या प्रतिज्ञा लेनी है, ये सारी चीजें इसमें लिखी थी। मेंबर का मतलब सदस्य, ये हो गया माइनॉरिटी कमीशन, ये क्या हो गया? एससी कमीशन। शेड्यूल कास्ट के लिए भी कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। और इस अधिनियम को अधिसूचना द्वारा जारी किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट पर नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गैजेट समझते हैं जिसको बोलते हैं राजपत्र, कोई भी कानून राजपत्र पर नोटिफाइड किया जाता है। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड विहित जितने नियम हैं उनके बारे में। लोक सेवक मतलब सिविल सर्वेंट। कौन लोक सेवक कहलाता है? आईपीसी है एक बेटा, इंडियन पिनल कोड, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, जिसके तहत हमारे देश में सजाएं दी जाती हैं। उसका एक सेक्शन 21 है। आईपीसी के सेक्शन 21 में बताया जाता है कि लोक सेवक कौन है। और अंत में क्या लिखा है? राज्य मानवाधिकार आयोग। लाइन से याद करने के लिए मेरी एक लाइन ऐसे समझ लेना, जैसे मैंने इसको याद किया था। सशस्त्र यानी कि आम मतलब हथियार। देखना, हथियार लेकर अध्यक्ष साहब कहाँ गए? कमीशन या आयोग गए। क्या लेकर? हथियार लेकर अध्यक्ष साहब कहाँ गए? आयोग गए। क्यों गए? हाँ, बहुत सही। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई। हथियार लेकर अध्यक्ष साहब आयोग गए। चूंकि बेटा कविताएं हम हिंदी में याद करते हैं, इसलिए हिंदी में ही कविता बनना अच्छा होता है। तो हथियार लेकर अध्यक्ष साहब आयोग गए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई। तब जाके इंटरनेशनल लेवल के मेंबर आए। तो इंटरनेशनल शब्द से याद करना, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिज्ञा पत्र जो सभी देशों को मानना था। तब जाके इंटरनेशनल लेवल के सदस्य आए, और सदस्यों में सबसे पहले जो सबसे कम थे वो आए माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, सदस्यों में सबसे पहले कौन आए? माइनॉरिटी कमीशन। उसके बाद कौन आया? आई पर एससी। देखो एससी के साथ ही हमेशा एसटी बोलते हैं हम, तो आई में अगर एससी है तो आई के सबसेक्शन ए में क्या होगा? एसटी कमीशन। जे को कैसे भी याद कर सकते हो? राष्ट्रीय महिला आयोग। देखो मैंने बच्चों को किसी न किसी एग्जाम्पल से याद कराया होगा। मैंने बोला होगा जे महिला। जैसे मान लो कोई लड़का है और कहीं कुछ देख रहा होगा, कोई महिला आई, उसने महिला के बारे में कुछ भी बोला हो, बोला जे महिला कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है कौन सी महिला? जे महिला। और जैसे उसने जे महिला कहा तो महिला ने नोटिफाई कर दिया, उसमें एक चाटा मार दिया। महिला ने अधिसूचित कर दिया कि अपना काम करो। तो बेटा जे पर क्या है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। और के पर क्या है? नोटिफिकेशन। एल प्रेस्क्राइब्ड, ये याद रखना, लेकिन एम से हमेशा करना मैं कौन बनने वाला हूं? सिविल सर्वेंट। एम मतलब मैं सिविल सर्वेंट। ये एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सिविल सर्वेंट को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो आप कहेंगे सेक्शन नंबर 2, उसका सबसेक्शन कौन सा? एम। 2M में सिविल सर्वेंट को डिफाइन किया गया। और अंत में क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो हर राज्य के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। तो इस तरीके के कितने सेक्शन हमें याद करने हैं? 43। लेकिन कंफर्म ये है कि हम याद यहीं से करके जाएंगे। तो ये वाली मेरे अपने ये ट्रिक है, आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक अच्छी है। हथियार लेकर अध्यक्ष साहब आयोग गए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में गुहार लगाई, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सदस्य। देखो सदस्य जी पर क्या आएंगे? सदस्य को हमने सम्मान दिया, सदस्य जी। सदस्यों में सबसे पहले कौन आएगा जो कम होगा? माइनॉरिटी कमीशन। फिर कौन आएगा? एससी। एससी के साथ एसटी। जे महिला, विमेन कमीशन। के अधिसूचना। एल प्रेस्क्राइब्ड, मैं लोक सेवक। और एन क्या होगा? राज्य मानवाधिकार आयोग। जाओ बेटा, ये बच्ची बहुत दूर से आती है। कल मैं राइट टाइम पर क्लास शुरू कर दूंगा बच्चों। कल हम यहाँ का इसका वो पढ़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हो गया कंप्लीट। ओके बेटा, कल हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे, यानी कि वो आएगा सेक्शन नंबर 3 में कि क्या क्या होता है उस आयोग में। तो बस इतना बेटा याद रखना आज के लिए। ओके बेटा, जो भी डाउट हो कल हमसे आके पूछना। ओके बच्चों।
ओके भाई।